नमस्कार। आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से समसामयिक घटनाओं पर आधारित साप्ताहिक समाचार, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की अति आधुनिक पनडुब्बी INS मार्कशीर पर सफर किया। इसके साथ ही वह पनडुब्बी में सवार होने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। इससे पहले फरवरी 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी में सवार होकर समुद्री सफर का अनुभव किया था। ये समुद्री यात्रा कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे से शुरू हुई, जहां राष्ट्रपति के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिहरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में बुद्ध से जुड़े उन पवित्र पिपरवा अवशेषों को देखा जाएगा, जिन्हें 2025 में 127 वर्षों बाद विदेश से वापस लाया गया है। पिपरवा सिद्धार्थनगर यूपी में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, जिसे भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से जुड़ा माना जाता है। वर्ष 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कैक्सटन पेपे ने एक स्तूप की खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों की खोज की थी। औपनिवेशिक काल में इनमें अधिकांश अवशेष कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में रखे गए, जबकि कुछ अवशेष पेपे के वंशजों के पास चले गए और विदेश पहुंच गए। करीब 127 वर्ष बाद जुलाई 2025 में इन्हीं पवित्र अवशेषों को भारत वापस लाया गया है। प्रयागराज देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां रेल इंजन में रेस्टोरेंट होगा। उत्तर मध्य रेलवे NCR के प्रयागराज मंडल ने एक अभिनव पहल करते हुए देश के पहले लोको रेस्टोरेंट ट्रेन इंजन रेस्टोरेंट को स्थापित करने की तैयारी पूरी कर ली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रॉकेट का परीक्षण उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर की सीमा के लिए किया गया है। इस रॉकेट को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत के समर्थन से डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह यानी NTH ने अनुसंधान परीक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NTH उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत कार्य करता है। गौरतलब है कि NTH उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत कार्य करता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर डिवीजन में ध्रुवी NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। इस हेलीकॉप्टर को इसके स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से नागरिक प्रमाणन प्राप्त हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय के तहत पैनल ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुल हस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें 3,200 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए निर्माण निविदाएं जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। 1084 हेक्टेयर में फैला ये अभयारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। इसका आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा सह आयोजित किया जाने वाला है। आयुष मात्रे को भारत की अंडर 19 विश्व कप टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि विहान मल्होत्रा को उप कप्तान चुना गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 मार्च को होने वाली परीक्षा की तारीख बदल दी है। अब 10वीं की परीक्षा 11 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। सीबीएसई की शेष परीक्षा पहले की घोषित तिथियों के अनुसार ही होगी। ये बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है। आईआईटी ने स्नातक दाखिले की परीक्षा जेईई एडवांस 17 मई को होगी। परिणाम 1 जून को घोषित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकटों की खरीद एवं किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर 3% छूट देगा। अभी रेलवन ऐप पर वॉलेट भुगतान के माध्यम से अनारक्षित टिकट पर 3% कैशबैक मिलता है। 2026 में वित्तीय मोर्चे पर कई तरह के बदलाव देखे जाएंगे। इनमें क्रेडिट स्कोर से लेकर पैन कार्ड को लिंक करने और यूपीआई से लेकर टैक्स तक के मामले शामिल हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय ब्यूरो को अब तक हर 15 दिन में ग्राहकों का डाटा अपडेट करना होता था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसे साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि लोन चुकाने, डिफॉल्ट करने या भुगतान व्यवहार में सुधार क्रेडिट स्कोर में तुरंत दिखाई देगा। वहीं समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा। इससे लोन पात्रता और ब्याज दरों पर सीधा असर पड़ेगा। पैन और आधार लिंक के मामले में कहा जा रहा है कि अधिकांश बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन और आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपके बैंक खाते प्रतिबंधित किए जा सकते हैं या सेवाएं देने से इनकार किया जा सकता है। टैक्स रिफंड अटकने, बैंक खाता खोलने और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करने में दिक्कत आ सकती है। डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए 1 जनवरी से डिजिटल लेनदेन के नियम सख्त हो रहे हैं। ज्यादा सख्त केवाईसी नियमों का पालन करना होगा। डिजिटल भुगतान पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बैंकों ने यूपीआई लेनदेन पर जांच को मजबूत करने का फैसला किया है। धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के लिए सिम सत्यापन मानदंडों को अधिक सख्त बनाया जा रहा है। करदाताओं को जनवरी 2026 में एक नया आयकर रिटर्न फॉर्म मिलने की उम्मीद है। ये फॉर्म संभवतः बैंकिंग लेनदेन और खर्च के विवरण से पहले भरा होगा। इसमें फाइलिंग आसान हो जाएगी, लेकिन जांच भी बढ़ेगी और त्रुटियों एवं चूक की गुंजाइश कम हो जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जनवरी 2026 खुशखबरी लेकर आ सकता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। इसमें वेतन संरचना में संशोधन होने की संभावना है। जनवरी से महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। इससे महंगाई से कुछ हद तक बचाव होगा। इफ्को ने 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान प्रसिद्ध कथाकार मैत्री पुष्पा को प्रदान किया है। लेखिका अंकिता जैन को इफ्को युवा साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। अंकिता को यह सम्मान कृति ओरे किसान के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। अग्रवाल हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष महानिदेशक हैं।
नौसेना अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी काम्या कार्तिकेयन ने स्कीइंग करते हुए दक्षिण ध्रुव पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। काम्या ये कारनामा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की युवती हैं। नौसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2025 के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि युवा शक्ति और लोगों की जीवटता ने देश में सुधारों को रफ्तार दी है। भारतीय उत्पादों के लिए विविध और विस्तारित बाजार खुला है। उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया कि जीएसटी सुधारों के तहत कर ढांचे को सरल बनाया गया है। 5% एवं 18% की दरें लागू होने से मध्य वर्ग के परिवारों, छोटे मझोले उद्योगों, किसानों और रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों को राहत मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 लाख सालाना तक कमाने वाले लोगों को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। 1961 के पुराने कानून को बदलकर सरल आयकर अधिनियम 2025 लागू किया गया। 2025 की उपलब्धियों को बताते हुए आगे उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को छोटे उद्योगों में शामिल करने से कागजी कार्यवाही और खर्चों का बोझ घटा। बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई को अनुमति दी गई, जिससे बीमा और सुविधा हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। पुराने पड़ चुके 71 कानून को खत्म किया गया। बड़े श्रम सुधार को लागू करने के उद्देश्य से 29 कानून यानी 29 कानूनों को समाहित कर 4 आधुनिक श्रम संहिताएं बनाई गई। शांति अधिनियम भारत की स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वहीं मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी लाकर 125 दिन रोजगार गारंटी सुनिश्चित करने का कदम उठाया गया है। नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज INSV कौंडिन्य अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। पश्चिम नौसेना कमान के वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिना इंजन वाला कौंडिन्य पूरी तरह हवा और पालों की सहायता से समुद्र में आगे बढ़ेगा। ये तकनीक भारतीय नाविकों की प्राचीन पारंपरिक विधियों पर आधारित है। कौंडिन्य लगभग 19.6 मीटर लंबा और 6.5 मीटर चौड़ा है। इस पर 17 सदस्यीय दल सवार है, जिसमें 4 अधिकारी और 13 नौसैनिक शामिल हैं। जहाज की कमान कमांडर विकास शेरोन संभालेंगे, जबकि कमांडर वाई हेमंत कुमार इस अभियान के मुखिया हैं। ये यात्रा भारत के पश्चिमी तट को ओमान से जोड़ने वाले प्राचीन समुद्री मार्ग से होगी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अगर कोई यूपीएस में शामिल सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमावली 2021 के तहत विकल्प का चयन नहीं करता है तो वह पेंशन से हाथ धो बैठेगा। अभी तक इस तरह का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब इसे अधिसूचित कर दिया गया है। पीएफआरडीए ने 23 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी 15 साल से कम है और उसने पेंशन नियमावली 2021 के तहत विकल्प का चयन नहीं किया है तो सेवा काल के दौरान उसकी मौत या पूर्ण विकलांगता होने की स्थिति में पेंशन शून्य हो जाएगी। हालांकि उसके व्यक्तिगत कोपर्स का सारा पैसा उसके परिवार को मिलेगा। अगर उसकी नौकरी 15 से 20 वर्ष के बीच है तो भी यही शर्त लागू होगी। ऐसी स्थिति में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत 20 साल से ऊपर नौकरी करने पर ही मौत और पूर्ण विकलांगता के केस में पेंशन का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में साफ प्रावधान था कि रिटायरमेंट से पहले कभी भी मौत या विकलांगता होने पर कर्मचारी और उसके परिवार को हक था कि वह 2 विकल्पों में से किसी एक का चयन करे। प्रथम, अपने अंशदान को ब्याज सहित वापस ले ले और पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का महंगाई भत्ते के साथ 50% ले ले। दूसरा, एनपीएस फंड में जमा कुल कॉर्पस में 20% ले ले और 80% कॉर्पस से एन्यूटी खरीद कर पेंशन ले। 15 वर्ष से कम नौकरी में मौत होने पर पहला विकल्प डिफॉल्ट के रूप में रहता था ताकि विकल्प भरा न होने पर भी लाभ मिले। अब इसमें बदलाव हो गया है।
बच्चों में डिजिटल रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूल राष्ट्रीय ई पुस्तकालय से जुड़ेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पर पंजीकरण कर उसका उपयोग करने को कहा है। स्कूल इसके माध्यम से छात्रों को कभी भी कहीं भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ई पुस्तकालय के माध्यम से गैर शैक्षणिक किताबें निःशुल्क रूप से पढ़ी जा सकेंगी। सीबीएसई ने इस संबंध में स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय ई पुस्तकालय गैर शैक्षणिक किताबों की एक मुफ्त डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें 23 भाषाओं में 5,500 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी की सामग्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना के अनुरूप 4 आयु श्रेणी में तैयार किया गया है। इसमें 3 से 8 वर्ष, 8 वर्ष से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 14 वर्ष शामिल हैं। अब आप सुनेंगे विज्ञान से संबंधित रोचक जानकारी जिसे तनुजा जी द्वारा ध्वनांकित किया गया है। नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित कुछ रोचक और मूल्यवान तथ्य। आज हम आपको सौरमंडल के बारे में बताएंगे। यह सौरमंडल खजानों से भरा है। नासा के वैज्ञानिकों को 2 दशक के इंतजार के बाद बुध ग्रह पर 18 किलोमीटर चौड़ी हीरे की परत के संकेत मिले हैं। बुध ग्रह का यह गहरा रहस्य 2004 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए मैसेंजर मिशन मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग के जरिए सामने आया, जो नेचर कम्युनिकेशंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ। जिस प्रकार हमारी धरती की 3 परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं, ठीक वैसे ही बुध ग्रह की क्रस्ट के नीचे मौजूद मेंटल पर हीरे की यह परत मौजूद है। रहस्यों से भरा यह ग्रह बाकी ग्रहों से एकदम अलग है। एक तो सौरमंडल में सबसे छोटा, उस पर गहरी अंधेरी पृष्ठभूमि, अत्यंत सघन अंतरिक्ष और फिर इस ग्रह पर मौजूद कार्बन से भरपूर मैग्मा का महासागर। सूर्य का सबसे करीबी होने के कारण इस पर कार्बन की धूल के खूब सारे बादल बनते हैं। ग्रह पर बाकी ग्रहों की अपेक्षा ऑक्सीजन स्तर कम है, जिससे हीरे की यह परत बनती आ रही है। सौरमंडल के कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जहां बरसों से हीरे की ही बारिश होती आ रही है। सौरमंडल के अंतिम 2 ग्रह अरुण और वरुण इस मामले में खूब धनी हैं। दरअसल यह विज्ञान की महिमा है। इन दोनों ग्रहों पर बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस मौजूद है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बना। जब इन ग्रहों के वातावरण पर मीथेन का दबाव पड़ता है तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूटते हैं, जिसके बाद कार्बन हीरे में परिवर्तित हो जाता है और वहां हीरे की बारिश होती है। इन ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं न के बराबर हैं। यहाँ तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसी तरह विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय व नासा की जेट प्रपल्शन प्रयोगशाला में हुए शोध के अनुसार शनि और बृहस्पति ग्रहों पर भी हीरे की बारिश होती है। इन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का दबदबा है। जब जब इन ग्रहों पर तूफानी दबाव पड़ता है तब यह बेशकीमती बरसात होती है। शनि ग्रह पर इस बरसात से प्रतिवर्ष 1000 टन हीरे मिल सकते हैं। आज के सुविचार के साथ ही समाचार यहीं पर समाप्त करते हैं। नया वर्ष केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं होता, बल्कि बीते समय के सबक और भविष्य की चुनौतियों को समझकर एक नए संकल्प लेने का भी क्षण होता है। नए साल का संकल्प ऐसे तय करें जो आप पर दबाव न बनाए, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। किसी छोटी गलती पर निराश होकर हार न माने, उनसे सीख लें, खुद को दोष दिए बिना आगे बढ़ें और तुरंत फिर से सही दिशा में प्रयास शुरू करें। कहते हैं हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। नव वर्ष आप सबके लिए सुखमय और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ ये साप्ताहिक समाचार
यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपनी राय हमें voiceforblind@gmail.com पर एवं हमारे सोशल हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वॉइस फॉर ब्लाइंड बाय अनीता शर्मा सर्च करके आप वहां भी अपने संदेश लिख सकते हैं। आपको यदि ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।